हेलो बच्चों, कैसे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी। हमें एक्चुअली बॉन्ड हेबर साइकिल पढ़ना है, हमें सॉल्युबिलिटी पढ़नी है आयनिक कंपाउंड्स की। तो उसके लिए हमें दो कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी। और इन सब चीजों को पढ़ने के बाद हम केमिकल बॉन्डिंग पे मूव कर जाएंगे। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है देखते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है देखते हैं। इसे डिनोट कैसे करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉट इन स्टैंडर्ड कंडीशन, चेंज इन एंथैल्पी इन हाइड्रेशन प्रोसेस एंड चेंज इन एंथैल्पी ऐसे लिखे हैं, ऐसे लिखे। क्लियर है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, it is the amount of energy released when 1 mole of gaseous ion, either cation or anion, दोनों, तो when 1 mole of gaseous ion is dissolved, क्योंकि हम हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, in excess of water to give its उस एनायन का एक्वस आयन, और वो एक्वस आयन क्या होगा, हाइड्रेटेड आयन, एक्वस आयन और हाइड्रेटेड आयन, और हाइड्रेटेड आयन। क्लियर है। हाइड्रेटेड मतलब वो एक्वस फॉर्म में ही है। क्लियर है। जैसे Na+ गैसियस है, आपको मिला, पहली बात तो मिलना ही डिफिकल्ट है, एनर्जी देनी पड़ेगी NaCl सॉलिड में, वो लैटिस एंथैल्पी है, तो वो हम आगे बात करेंगे। तो Na+ गैसियस मिला, इसमें आपने वाटर मॉलिक्यूल पानी में इसे डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करने पे क्या होगा, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे पता चलता है पोलर मॉलिक्यूल है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी ज्यादा पोलैरिटी उस सॉल्वेंट की। और हम वाटर की बात कर रहे हैं, हम वाटर में डिसॉल्व की बात कर रहे हैं, तो हम हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर हम कोई और सॉल्वेंट यूज करते हैं, इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट कोई और सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो हम सॉल्वेशन एनर्जी यूज करते हैं। तो हम टर्म कौन सी यूज करते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी यूज करते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो Na+ गैसियस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या बनाएगा, एक्वस, इस तरीके से। ये फॉर्म एक्वस लिखते ही, कैटायन के बाद एक्वस लिखते ही, इसका मतलब ये क्या है, हाइड्रेटेड आयन है। क्लियर, ये एक्वस आयन है। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट सेपरेटेड है। ठीक है, ये कैटायन है ही सही, तो कैटायन कौन से पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पार्ट को, और पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, आयन डाइपोल अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन होगा, कुछ इस तरीके से। देखें, Na+, क्लियर है, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर, प्राइमरी शेल बनी ऐसे, मतलब पहले एक लेयर आई वाटर मॉलिक्यूल्स की Na+ पे, फिर सेकंड लेयर आएगी, फिर थर्ड एंड सो ऑन। तो कितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उस पे हम अभी बात करेंगे। लेकिन ये हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रेशन का मतलब डिसॉल्व हो रहा है ये कैटायन in excess of water, it dissolved हो रहा है in excess of water, and what type of interaction it is definitely it's negative, it's positive, it's negative, it's positive, so it's electrostatic attraction जैसा ही है नेगेटिव पॉजिटिव में, बट यहाँ पे पार्शियल, क्योंकि ये पोलर है और डाइपोल है और ये आयन है, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकती हैं वाटर के साथ, वाटर के साथ कैटायन की कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बन सकती है, और कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, और फिर फर्दर लेयर्स उसे क्या कर सकती है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन में जा सकती हैं। तो एक्चुअली इसका क्या हो रहा है, हाइड्रेट हो रहा है। तो ये Na+ एक्वस है, इसे कहेंगे Na+ एक्वस, ये वाटर मॉलिक्यूल्स का सराउंड करना। क्लियर है। अच्छा, जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो सिस्टम कहां जा रहा है, जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर। तो एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, पहली बात तो ये। तो अगर हम एंथैल्पी की बात करें, एंथैल्पी क्या कहता है कि नेट हीट कंटेंट कितना है। चेंज इन एंथैल्पी क्या कहेगा, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस क्या कहेगा कि हाइड्रेशन के दौरान एंथैल्पी में क्या चेंज आया, भाई सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, इस सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, प्रोडक्ट की नेट एनर्जी क्या हो गई, बाहर, तो ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव आएगा। चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस इज नेगेटिव ऑलवेज।
is negative always. Is it clear? Because it's an exothermic reaction. It's an exothermic reaction. Remember it. ठीक है, तो एक्सोथर्मिक है, कैटायन सॉल्वेट हो गया, हाइड्रेट हो गया, सॉल्वेट हो गया, एक ही बात है। ऐसे एनायन अगर हमें मिला, सपोज टू बी, कैसे मिला वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि ये दोनों चीजें कैसे मिली हमें। तो ये भी वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होके क्या हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो इसके लिए भी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी है, वो नेगेटिव होगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब डेफिनेटली कैटायन और एनायन में कैटायन का साइज छोटा होता है, तो कैटायन का हाइड्रेशन ज्यादा होगा, ज्यादा इसको अट्रैक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल से इस लोन पेयर को। क्लियर? तो कैटायन की, क्योंकि कैटायन को इलेक्ट्रॉन की ज्यादा चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, हम ये कह सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो उस बेसिस पे आप देखेंगे कि कैटायन का हमेशा हाइड्रेशन एनर्जी एनायन से ज्यादा होती है। एनायन के कंपैरिजन में कैटायन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो व्हाट इज द नेट एंथैल्पी चेंज? एंथैल्पी चेंज, हीट कंटेंट क्या हुआ सिस्टम का, कम रह गया खुद का, तो बाकी उसने एनर्जी क्या कर दी, रिलीज कर दी, हीट बाहर फेंक दी। ठीक है, तो नेट एंथैल्पी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ऑलवेज। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? क्लियर है? अब हाइड्रेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है देखते हैं। तो फैक्टर्स affecting hydration energy, पहला फैक्टर देखें। पहला फैक्टर देखें, साइज ऑफ आयन। क्लियर? साइज छोटा तो क्या होगा, साइज छोटा तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं। एक्चुअली साइज और चार्ज को दोनों एक साथ समझते हैं। देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन, उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं। आयन की चार्ज डेंसिटी पे हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट साइज, पर यूनिट रेडियस। ठीक है, तो चार्ज ऑफ आयन ऑन आयन अपॉन रेडियस ऑफ आयन, इससे हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा आयन पे चार्ज होगा, जैसे Al3+, पहला एग्जांपल, Al3+ को हम पानी में डालें, Mg2+ को पानी में डालें, Na+ को हम पानी में डालें, गैसियस स्टेट में थे, जैसे ही पानी में डाला एक्वस हो गया, एक्वस का मतलब हाइड्रेट हो गया, हाइड्रेट हो गया। तो किसमें सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन किसमें सबसे ज्यादा होगा, किसमें सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड होंगे, पहली लेयर में, दूसरी लेयर में। ये Na+ है, तो पहली लेयर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आए, प्राइमरी लेयर, ठीक है, दूसरी में कितने आए, तो दिस इज एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर रहे हैं थ्रू आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो ये Al3+ एक्वस है, ये Mg2+ एक्वस है, Na+ एक्वस है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन किसमें ज्यादा है, जिसमें चार्ज सबसे ज्यादा है। पहली बात तो इसकी रेडियस भी सबसे कम है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो यहाँ पे 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली, तो साइज भी कम है। साइज कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि साइज कम होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा सराउंड हो सकेंगे। और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, साइज कम और चार्ज ज्यादा, तो दोनों फैक्टर्स इसको कह रहे हैं कि Al3+ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। हाइड्रेशन किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, अच्छा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन जितना ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज, तो इसमें सबसे ज्यादा रिलीज होगी। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम बात करें Na+ एक्वस, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इसका साइज सबसे बड़ा, तो इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि चार्ज सब पे कांस्टेंट है, चार्ज ऑन आयन, इसलिए दोनों एक साथ पढ़ा दिए गए, चार्ज ऑन आयन कांस्टेंट है, लेकिन रेडियस ऑफ आयन बढ़ रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी घट जाएगा, इसका सबसे ज्यादा, और लिथियम+ का और ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
क्लियर है कि चार्ज डेंसिटी पे हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं। F माइनस एक्वस, देखें F माइनस एक्वस हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है, सब हाइड्रेशन एनर्जी के ऑर्डर है। F माइनस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, Br माइनस एक्वस, I माइनस एक्वस। चार्ज कांस्टेंट है, साइज सबसे ज्यादा इसकी, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम, F माइनस की सबसे ज्यादा। तो F माइनस में हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से Be2 प्लस Mg2 प्लस कैल्शियम 2 प्लस भी कर सकते हो। Be2 प्लस में सबसे ज्यादा रिलीज होगी बेरिलियम 2 प्लस में, क्योंकि वहां पे चार्ज तो सब में सेम है, बेटा मांगे कार स्कूटर में, लेकिन साइज सबसे छोटा तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी। तो चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन एनर्जी के, और जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और उतनी ज्यादा हाइड्रेटेड साइज हो जाएगी आयन की। क्या हो जाएगी? हाइड्रेटेड साइज हो जाएगी आयन की। मतलब जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी और उतनी ज्यादा उसकी हाइड्रेटेड साइज। दिस शुड बी रिमेंबर्ड, ठीक है। अगर हम साइज की बात करें, बल्कि हो जाएगा, कहने का मतलब प्राइमरी शेल, सेकेंडरी शेल, मतलब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर उस पर जमा हो जाएगी। अच्छा, ये क्या मूव भी कर रहे होंगे आयंस उस सॉल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर, क्योंकि हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात, हाइड्रेट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल मूव कर रहे होंगे। और अगर हमने बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, सर्किट को बंद कर दिया और एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो हमें करंट भी मिल जाएगी। क्लियर है? तो अभी हम उस पर भी आते हैं। तो हाइड्रेटेड साइज ऑफ आयन, हाइड्रेटेड साइज ऑफ आयन जितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो हाइड्रेटेड साइज का भी ऑर्डर यही है, इसका साइज सबसे ज्यादा पानी में जाके। अच्छा, अगर हम बात करें इसी में कि अगर हम लिथियम प्लस गैसियस सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की अगर हम गैसियस फॉर्म में बात करें, तो साइज का ऑर्डर ये है, सीजियम प्लस का साइज सबसे ज्यादा। लेकिन अगर हम एक्वस फॉर्म में बात करें, तो साइज का ऑर्डर ये है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा हुआ होगा, तभी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो इसका मतलब उसकी हाइड्रेटेड साइज ज्यादा। तो लिथियम प्लस एक्वस की हाइड्रेटेड साइज सबसे ज्यादा बल्कि ये है, चलने में दिक्कत सबसे ज्यादा इसी को होगी, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा हो गया ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल सराउंड इट। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखें, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड साइज ऑफ आयन। नेक्स्ट, आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी, आयंस की स्पीड, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, आयंस की स्पीड अंडर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया थ्रू बैटरी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर लो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंटेनर लिया, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे कैटायंस कहाँ मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा, कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज, जहां पे रिड्यूस हो सके। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। क्लियर है? तो कैटायंस कहाँ भागेंगे? कैथोड की तरफ, और एनायंस कहाँ भागेंगे? जहां पे इनका ऑक्सीडेशन हो सके। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे। क्लियर है? तो ये जो आयनिक मोबिलिटी है, आयंस का मूवमेंट है, आयंस का मूवमेंट हो रहा है, कैटायन हो या एनायन हो, उनका जो मूवमेंट हो रहा है अंडर जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आयनिक मोबिलिटी कौन जल्दी मूव करेगा? जो फास्ट चल सकेगा। कौन जल्दी मूव करेगा? जो फास्ट चल सकेगा। और कौन फास्ट चलेगा? जो पतला दुबला होगा। जो बल्की होगा वो नहीं मूव कर पाएगा। तो चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन, अगेन चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन, अच्छा ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड साइज ऑफ आयन। अब जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, उसका हाइड्रेशन ज्यादा हो गया, हाइड्रेटेड साइज बढ़ गई, हाइड्रेटेड साइज बढ़ गई, तो उसकी मूवमेंट क्या हो गई? कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसकी मूवमेंट क्या हो गई? कम हो गई। उसकी मूवमेंट क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर है? उसकी मूवमेंट बहुत कम हो गई, वो धीरे धीरे मूव करेगा टुवर्ड्स अपोजिट पोटेंशियल,
इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड। जैसे एनायन है, नेगेटिव है, तो ये वहां जाएगा जहां पे इसका ऑक्सीडेशन हो सके पॉजिटिव पार्ट की तरफ। क्लियर है? तो चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड साइज ऑफ आयन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। तो जो जितना भारी उसको चलने में उतनी दिक्कत। तो अगर हम आयनिक मोबिलिटी की बात करें तो इसकी आयनिक मोबिलिटी कम होगी, सॉरी ये तो एक्वस है, तो आयनिक मोबिलिटी आप लिख सकते हैं। देखिए आयनिक मोबिलिटी, वही एग्जांपल्स ले लेती हूँ। Na+ लिथियम प्लस एक्वस, ये भारी हो गया तो इसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये सबसे फास्ट मूव करेगा क्योंकि ये पतला दुबला है, फास्ट मूव करेगा। इसका एक सोल्यूशन ले लिया, इसका एक सोल्यूशन ले लिया, इसका एक सोल्यूशन ले लिया, इसका एक सोल्यूशन, 5 सॉल्यूशंस ले लिए, पांचों में इलेक्ट्रोड्स लगा दिए कैथोड एनोड। कौन जल्दी मूव करेगा? कौन सा वाला सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जल्दी कंडक्ट होगी? सीजियम प्लस में, क्योंकि चार्ज पर यूनिट टाइम यहां जल्दी कंडक्ट होगा क्योंकि ये फास्ट भाग रहा है। क्लियर है? इज इट क्लियर? समझ में आया? ये चीज समझ में आई? इसी तरीके से F- एक्वस, Cl- एक्वस, फिर कल बाहर आई, ये आयनिक मोबिलिटी इन दोनों की का ऑर्डर ये है। क्लियर है? अब कोई बच्चा बोले Al3+ एक्वस, इसका तो साइज ही बहुत बढ़ गया। क्लियर है? तो इसकी मोबिलिटी कम होगी। Al3+ एक्वस, Mg2+ एक्वस और Na+ एक्वस, इसकी आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। क्लियर है? बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सिर्फ आयनिक मोबिलिटी पे ही डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस चार्ज कैरिंग कैपेसिटी आयन की कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की कौन जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, किसमें चार्ज पर यूनिट टाइम ज्यादा है, किसमें ज्यादा करंट बहेगा, तो वो हमें पता चलेगा 2 फैक्टर्स पे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस of ions in electrolytic solution is dependent on 2 terms। ठीक है? कौन कौन से टर्म्स हैं? फर्स्ट, चार्ज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आयंस, एंड सेकेंड आयनिक मोबिलिटी। और ये दोनों अपोजिट होते हैं क्योंकि इसकी आयनिक मोबिलिटी इसकी ज्यादा है और चार्ज कैरिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे? तो चार्ज कैरिंग कैपेसिटी को प्रेफरेंस देंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में। अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में फिजिकल केमिस्ट्री में दिया हुआ है दैट चार्ज कैरिंग कैपेसिटी इज गिविंग प्रेफरेंस, चार्ज कैरिंग कैपेसिटी is given preferred, is preferred over ionic mobility। चार्ज कैरिंग कैपेसिटी इज प्रेफर्ड ओवर आयनिक मोबिलिटी। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का बात करें कि चार्ज पर यूनिट टाइम किसमें सबसे ज्यादा है, तो चार्ज पर मतलब किसमें सबसे ज्यादा करंट बहेगा, किसमें चार्ज पर यूनिट टाइम ज्यादा कैथोड एनोड की तरफ भागेगा, तो Al3+ ज्यादा भागेगा, चाहे इसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो, क्योंकि ये एक टाइम पे 3 यूनिट्स चार्ज लेके जा रहा है। क्लियर है? मतलब ये जहां रिड्यूस होगा ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। क्लियर है? कैटायन है ना, तो रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस कहां होगा? कैथोड पे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा एट अ टाइम। तो ठीक है, तो ये चार्ज कैरिंग कैपेसिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में। ठीक है, ये चीज समझ में आई? इसी तरीके से अगर हम बात करें बेरिलियम 2+ एक्वस, मैग्नीशियम 2+ एक्वस, कैल्शियम 2+ एक्वस, डेफिनेटली इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, इन तीनों में एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो इसकी क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा, हाइड्रेटेड साइज भी ज्यादा, आयनिक मोबिलिटी कम। क्लियर है? आयनिक मोबिलिटी कम। क्लियर है? तो अगर मैं हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बोलूं तो ये, हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर बोलूं तो ये, आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर बोलूं, पूछा जा सकता है। एक्चुअली एप्लीकेशन जो ये क्यों पढ़ रहे हैं,
कोई बहुत रेयरिस्टिक क्वेश्चन आता है हाइड्रेशन एनर्जी में, बट इसकी एप्लीकेशंस बहुत काम आती हैं, अभी देखना। ठीक है, इससे हम रिड्यूसिंग पावर पता कर सकते हैं एल्कली मेटल्स की, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम ऑक्सीडाइजिंग पावर को एक्सप्लेन कर सकते हैं हेलोजेंस में। इसी तरीके से हम बहुत सारे कंपाउंड्स हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों स्टेबल है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी से बहुत सारे कंसेप्ट, क्यों एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रेटेड होते हैं, MgCl2.6H2O, CaCl2.6H2O, बाकी तो नहीं होते। रीजन इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हेवीली हाइड्रेट होते हैं, वहां पे लिथियम LiCl.2H2 ही होता है और NaCl KCl तो हाइड्रेट ही नहीं होते। रीजन इज हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर? चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। तो आयनिक मोबिलिटी, ये भारी हो चुका तो ये कम मूव करेगा, ये कम मूव करेगा, और ये कम मूव करेगा, ये ज्यादा मूव करेगा। क्लियर है? अब आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का भी ऑर्डर यही होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का भी ऑर्डर यही होगा। इसी तरीके से आप देखें क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+, क्रोमियम 6+। अगर गैशियस स्टेट की बात करूं तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है साइज छोटा होता जाएगा, तो हम गैशियस स्टेट में भी बात कर लेते हैं। तो साइज की अगर हम बात करें, आयनिक साइज की, ठीक है, आयनिक साइज की अगर हम बात करें तो 24 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो 24 22 को बहुत अच्छे से खींच लेंगे, 24 21 को और अच्छे से खींचेंगे, ये साइज सबसे छोटा होगा। क्लियर है? अगर हम ऐसे ही अगर हम पानी में अगर इसकी बात करें तो इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, साइज छोटा और चार्ज, तो इसकी साइज सबसे ज्यादा होगी। हाइड्रेटेड साइज की अगर हम बात करें, हाइड्रेटेड साइज की अगर हम बात करें तो क्रोमियम 6+ सबसे ज्यादा होगा। हाइड्रेशन एनर्जी का भी ऑर्डर यही होगा। क्लियर है? अगर हम बात करें, हाइड्रेशन एनर्जी का भी ऑर्डर यही रहेगा। क्लियर है? अगर हम बात करें, अच्छा, वो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस था, सॉरी, जो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता था, चार्ज कैरिंग कैपेसिटी पे और आयनिक मोबिलिटी पे, वहां पे हम कंसेंट्रेशन सभी आयंस की सेम ले रहे हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस में। जैसे Al3+ की भी कंसेंट्रेशन 1 मोलार ली तो Mg2+ की भी 1 मोल, और टेम्परेचर भी सेम है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट भी सेम, मतलब और सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं, तब जाके ये दो पैरामीटर्स चार्ज कैरिंग कैपेसिटी और आयनिक मोबिलिटी पे जो दोनों अपोजिट ऑर्डर बताते हैं उसमें प्रेफरेंस हम चार्ज कैरिंग कैपेसिटी को देंगे। इज इट क्लियर? अब ये हाइड्रेटेड साइज और हाइड्रेशन एनर्जी हो गई। फिर उसके बाद, अच्छा, ये भारी हो गया तो चल नहीं पाएगा, तो चलेगा कौन अच्छे से? ये चलेगा, आयनिक मोबिलिटी ये हो जाएगा। क्लियर? आयनिक मोबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। और अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करें तो चार्ज कैरिंग कैपेसिटी बाजी मार ले जाएगा और आपका ये ऑर्डर आएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए। क्लियर है? तो ये इट्स ऑल अबाउट हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड साइज, आयनिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब हाइड्रेशन एनर्जी का यूज क्या है, पढ़ते क्यों हैं? तो लिथियम इज द मोस्ट reducing agent, it's a powerful reducing agent among all alkali metals. Reason is its hydration energy. Among halogens, F2 fluorine is the most powerful oxidizing agent. Reason is hydration energy. And और भी बात करते हैं, तो ये दोनों पढ़ते हैं। उसके बाद अपन एक और 2-3 चीजों पे और आएंगे एंड वी विल डिस्कस लैटिस एनर्जी इन नेक्स्ट चैप्टर। इट्स ऑलरेडी 25 minutes. Shall we continue in next lecture? Applications of hydration energy, या फिर इसी में बता देते हैं। चलिए, applications of hydration energy। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉपर फर्स्ट कंपाउंड्स, कॉपर +1 में भी एग्जिस्ट करता है, कॉपर +2 में भी एग्जिस्ट करता है ना। तो बहुत सारे कॉपर +1 compounds disproportionate. What is the meaning of disproportionate? In aqueous solution. इसका मतलब उनकी ऑक्सीडेशन बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है। मतलब कॉपर +1 aqueous
कॉपर 2+ में चला जाएगा और कॉपर में चला जाएगा। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज भी हुआ और ये रिड्यूस भी हुआ। ऑक्सीडाइज हुआ तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस हुआ तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में चली गई, एक ऊपर और एक नीचे, +1 से +2 भी चली गई, +1 से 0 भी आ गई। अच्छा, ये ऐसा होता है पानी में। अगर आप कॉपर +1 एक्वस फॉर्म में गया, वो कॉपर फर्स्ट कंपाउंड्स हैं, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स हैं, पानी में जाके अगर वो डिसॉल्व हो गए तो जो कॉपर +1 आयन होगा, अगर वो अलग हो गया तो वो कॉपर +1 डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा कॉपर +2 में और कॉपर में, ये तो नीचे बैठ जाएगा। तो कॉपर +2 में क्यों गया भाई? ये तो 3d10 29, आर्गन 3d10 4s1, ठीक है, तो 29 हो गया। तो ये 3d10 है, ये 3d9 है भाई, ये फुलफिल्ड सबशेल है। मोर एक्सचेंजेस, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यही होना चाहिए था, लेकिन ये इसमें क्यों गया? बिकॉज 1+ से 2+ जाने पे चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ गई, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी लगी, ऑफ कोर्स ली होगी उसने सॉल्यूशन में से, इस कॉपर +1 ने ली होगी पानी में से, वो कंपनसेट हो गई बाय इट्स लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी। सो द आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम कॉपर +1 टू कॉपर 2+ aqueous is compensated by large hydration energy of कॉपर 2+ aqueous। कॉपर 2+ aqueous की लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी से क्या हो गई? कंपनसेट हो गई। जो आयनाइजेशन एनर्जी थी कॉपर 1+ से कॉपर 2+ जाने में, कॉपर 1+ से, या सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर, है ना, सो द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर इज कंपनसेटेड बाय लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2+ aqueous। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? ये कहां दे रखा है? मैंने मन से नहीं पढ़ा है, डी&एफ ब्लॉक में एनसीईआरटी में दे रखा है एज इट इज। और ये कंसेप्ट एक्सप्लेन होता है, ये रिएक्शन एक्सप्लेन होती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। अगर आपको हाइड्रेशन एनर्जी नहीं आता तो आप ये कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप बॉन्ड हेबर साइकिल भी नहीं पढ़ सकते, उसमें भी आती हैं बहुत सारी चीजें। आयनिक सॉल्ट्स को सोल्यूबल भी नहीं कर सकते, तो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर है? सेकंड देखिए, lithium. Lithium is the strongest reducing agent in all alkali metals or even in every element except इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके बाद लिथियम ही आता है। लिथियम सॉलिड था, हमें यहां तक पहुंचना है, रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो व्हाट इज द नेट एंथैल्पी standard at a standard condition? What is the change in enthalpy in this process? In this process, first we have to go sublimation energy, we have to give sublimation energy, and then we have to give ionization energy. Clear है? And then जैसे ही पानी में डाला तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज, तो नेट एंथैल्पी change is sublimation energy plus ionization energy plus hydration energy, and you know very well that it's a both absorbed energy. Sublimation energy is absorbed energy, देनी पड़ेगी सॉलिड से गैस में लाने के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये दोनों एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बट ये नेगेटिव होगी, रिलीज्ड एनर्जी होगी हाइड्रेशन एनर्जी। रीजन इज हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड एनर्जी, ये हमेशा नेगेटिव आता है चेंज इन एंथैल्पी। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तभी ये फीजिबल है, तभी ये फीजिबल है। एक्चुअली ये फीजिबल कब होगा? जब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये नेगेटिव आना चाहिए, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, और ये भी अगर ये पॉजिटिव हो भी जाती है, ये पूरी टर्म नेगेटिव होके नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो भी जाती है, तो ये ज्यादा नेगेटिव आना चाहिए। तो ये तो नेगेटिव होना ही चाहिए, बेसिक है, तभी डेल्टा जी नेगेटिव जाएगा। क्लियर है? तो डेल्टा जी नेगेटिव एंट्रोपी में कोई खास अंतर पड़ता नहीं है इसमें, तो आप तो बस इतना समझें कि नेट एंथैल्पी चेंज क्या आना चाहिए? नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो ये सबसे ज्यादा होता है किसके लिए? हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। लिथियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, रुबिडियम ले लीजिए, सीजियम ले लीजिए। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में
सप्लीमेशन एनर्जी लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लिथियम में लगेगी क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो बिल्कुल सही बात है कि ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आपको लिथियम में देनी पड़ रही है। बट हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा किसकी होती है? लिथियम प्लस गैसियस की होती है, बिकॉज ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी। बिकॉज ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी, क्योंकि साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, और वो हाइड्रेशन एनर्जी कंपनसेट कर देगी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को। वो हाइड्रेशन एनर्जी कंपनसेट कर देगी आयनाइजेशन एनर्जी को। इज इट क्लियर? समझ आया? तो ये हाइड्रेशन एनर्जी को जब कंपनसेट करेगी आयनाइजेशन एनर्जी को, तो ये नेट एंथैल्पी चेंज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आते ही ये रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी क्योंकि डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर है? तो ये लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑल एल्कली मेटल्स। क्या यहां तक समझ में आया? तो ये एक्सप्लेन कि कैसे ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। भाई ये तो इससे यहां तक जाने के लिए इसकी तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है पूरे एल्कली मेटल्स में, और आप कह रहे हो सारे एल्कली मेटल्स में यही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हम पानी में देखते हैं, और पानी में एक कंसेप्ट आएगा हाइड्रेशन एनर्जी, और वो सबसे ज्यादा किसकी है? लिथियम की। तो वो कंपनसेट कर जाएगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी को। इज इट क्लियर? समझ आया? चलिए नेक्स्ट, among halogens F2 is the among halogens F2 is the powerful oxidizing agent in all among halogens. ठीक है? In all halogens. Among halogens. क्लियर है? कैसे? देखते हैं। F2 गैसियस हमें कहां तक ले जाना है? यहां तक ले जाना है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी कराना है। ठीक है भाई, पहली बात तो हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, हमें बाई 2 देनी है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी पर मोल के लिए डिफाइंड है, तो हमें हाफ करनी है ताकि हमें एक F गैसियस मिल सके। हमें एक ही F से मतलब है। क्लियर है? फिर हमने यहाँ पे क्या दी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ऑफ कोर्स हेलोजेंस के लिए तो रिलीज ही होती है, सबके लिए, बिकॉज एक एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो ये सब एनर्जी रिलीज ही करेंगे। और यहाँ पे हमने पानी दे दिया तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो गई। तो नेट एंथैल्पी में चेंज क्या है? नेट एंथैल्पी में चेंज है डेल्टा डिसोसिएशन। इज इट विजिबल टू यू दिस पार्ट? यस, डेल्टा इज डिसोसिएशन बाय 2। ठीक है, इसको मैं अच्छे से यहां लिखती हूँ। ठीक है, तो यहां लिखती हूँ। तो डेल्टा नेट चेंज इन एंथैल्पी इज डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। पहली बात तो ये पता होना चाहिए। इतना क्लियर है? समझ आया? अब ये भाई किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये तो एब्जॉर्ब्ड है। डिसोसिएशन एनर्जी तो क्या है? एब्जॉर्ब्ड है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन सबके लिए, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? रिलीज है। क्लियर है? अब सबसे ज्यादा किसके लिए होनी चाहिए? क्लोरीन के लिए होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, नो डाउट, फ्लोरीन से। सॉरी, अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो क्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो फ्लोरीन की ज्यादा है। अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की भी बात करें, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन हमें हाफ चाहिए, तो वो भी फ्लोरीन की कम है। क्यों फ्लोरीन की कम होती है? बॉन्ड डिसोसिएशन केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लोरीन की ज्यादा होती है, Br2 की, F2 की और फिर I2 की। क्लियर है? F2 की इन दोनों से कम होती है। रीजन क्या है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनमें रिपल्शन होता है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है। क्लियर है? इन दोनों की ऑलमोस्ट बराबर होती है, मतलब ज्यादा अंतर नहीं होता। क्लियर है? समझ आया? इतना क्लियर है? तो यहाँ पे ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो चलो क्लोरीन के ज्यादा है, लेकिन ये वैल्यू भी कम किसके लिए है? सबसे फ्लोरीन के लिए। सबसे
सबसे तो नहीं बट हाँ थर्ड नंबर पे फ्लोरीन के लिए, और हाइड्रेशन एनर्जी उसकी सबसे ज्यादा है इसी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी फ्लोराइड आयन की बहुत अच्छी है। क्लियर है? तो साइज छोटा है इसलिए। तो F2 इज द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग ऑल हेलोजेंस। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर ये है, F2 का सबसे ज्यादा, फिर Cl2 का, फिर Br2 का, फिर I2 का। क्लियर है? तो ये आपका हाइड्रेशन एनर्जी के एप्लीकेशंस खत्म होते हैं। अब हम लैटिस एंथैल्पी और बॉन्ड हेबर साइकिल को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।